नमस्कार। आपके पसंदीदा शो टैक्स गुरु में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब कोरोना के इस काल में स्वस्थ होंगे और जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग को टैक्स गुरु का नया एपिसोड नहीं रोल कर पा रहे थे कोरोना की वजह से, लेकिन एक बार फिर हम हाजिर हैं हर हफ्ते आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और इस बार के शो में आपके साथ जुड़ रहे हैं हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। जी हाँ लक्ष्मण, मैं स्वस्थ हूँ। आपके और पूरी CNBC आवाज की और सबसे बड़ा हम दर्शकों की अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, टैक्स बचाते रहें और खुश रहें। बिल्कुल, और हम लोगों की कोशिश भी यही है। और चूंकि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार सरकार की तरफ से इनकम टैक्स GST से जुड़े कई सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं, इसलिए ये शो करना बेहद जरूरी था। इसलिए आप अगले आधे घंटे तक हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अस्पताल में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट करने की आपको मिल गई है छूट, लेकिन इसके साथ कई सारी शर्तें भी जुड़ी हैं। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि इनकम टैक्स और GST से जुड़ी हुई कई तारीखों को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ना करें तारीखों का इंतजार। और इसके अलावा अगर आपके अनजाने वाले किसी डिमांड के एवज में आपके रिफंड को एडजस्ट कर लिया है, उसे पाने का क्या है तरीका। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़े हुए एक सरकार के फैसले को लेकर के। सरकार ने यह कहा कि पहले तो 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट करने पर आमतौर पर पाबंदी थी, लेकिन अब सरकार ने कहा कि आप अस्पताल में 2 लाख से ऊपर कैश में पेमेंट कर सकते हैं और एक समय सीमा भी बताई। उस समय सीमा के भीतर ही आपको करना पड़ेगा। यह 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप 2 लाख से ऊपर कैश में पेमेंट कर सकते हैं अस्पतालों में, लेकिन कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं और उन शर्तों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। तो कोहली साहब, सबसे पहले यह बताइए कि शर्तें क्या क्या हैं अस्पताल में 2 लाख से ज्यादा अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो। जी हाँ लक्ष्मण, हुआ क्या कि जब लोगों ने अफरा तफरी मची और चारों तरफ अभी भी है, बल्कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने नजदीक के दोस्तों को लेकर अस्पताल पहुंचे, तो वहां पर अस्पताल, खासकर प्राइवेट अस्पताल, एक डिपॉजिट मांगते हैं। तो जिसके पास जो बना, घर में जितना बना, उसने निकाल के जमा किया। तो अस्पतालों ने लेने को मना कर दिया कि भाई 2 लाख की सेक्शन 269 ST में एक लिमिट लगी हुई है, अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो उतनी ही पेनल्टी लग जाती है। 2 लाख से ऊपर मान लीजिए दे रहे हैं, उतनी ही पेनल्टी लग जाएगी। अब ये माहौल ऐसा था, सरकार के पास दलीलें दी गई, तो सरकार ने इसको 1 अप्रैल से 31 मई तक ढील दी कि नर्सिंग होम्स हैं, कोविड सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये अब 2 लाख से ऊपर कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस 2 महीने के लिए पेनल्टी ले लगेगी। तो उसमें शर्तें ये रखी गई कि आपको अपना पेशेंट से रिश्ता क्या है ये बताना पड़ेगा, अपना और पेशेंट का पैन और आधार आपको बताना पड़ेगा। तो इन शर्तों के साथ आपको ये 2 महीने के लिए केवल ढील दी गई है। पर मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं लक्ष्मण कि अगर ये अभी महामारी जो है और आगे जाती है, शायद इसको सरकार बढ़ाने का सोचे। पर फिलहाल जी हाँ, सेक्शन 269 ST के अंतर्गत लेने वाले के ऊपर 2 लाख से ऊपर जो पेनल्टी लगती थी कैश लेने से ऊपर, वो अब पेनल्टी 2 महीने के लिए छूट दी हुई है। बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं काफी अहम जो आपने कहा। एक तो पहले अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख से ऊपर, तो पेशेंट का या फिर अटेंडेंट जो पेमेंट कर रहे हैं उनका आपको पैन या आधार देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर किसी रिश्तेदार से आप पैसे लेकर के पेमेंट कर रहे हैं तो उस रिश्तेदार से आपके क्या रिश्ते हैं वो भी आपको साबित करना पड़ेगा। हालांकि जब मैं इसके डिटेल को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि राहत भी है और थोड़ी बहुत आफत भी है। जैसा कि मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है, उसके बिल काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, जबकि कई मामले में आए हैं 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पेमेंट हो जा रहा है, बिल बन जा रहा है। तो लोगों के पास पैसे नहीं होते तो नाते रिश्तेदार 4-5 लोगों से, किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 60,000 रुपए ले लिए और फिर अस्पताल का बिल चुकाया। तो ऐसे मामले में ये नियम किस तरह से लागू हो पाएगा? जी हाँ लक्ष्मण, बिल्कुल समस्या बिल्कुल है, क्योंकि 269 SS और 269T ये 2 सेक्शंस हैं। इसके अंतर्गत यह है कि आप किसी से 20,000 से ऊपर उधार कैश नहीं ले सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल है। पर मैंने देखा लक्ष्मण के ऐसे में लोगों ने घरों से अपने इकट्ठे किए, घर में जहां भी रखे थे, पर्स में, गुल्लक में, तिजोरी में, जहां पैसे रखे थे वो इकट्ठे किए। पर हाँ, अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो वहां पर यह समस्या है कि 269 SS और T के अंतर्गत आप 20,000 से ऊपर उधार किसी से नहीं ले सकते। ये बीच में एक जरूर रोड़ा है अगर आपने अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से इकट्ठे किए।
ये तो मुझे लगता है कि ये जो कानून पेच है, सरकार इसको आगे चलकर हो सकता है कि स्पष्टीकरण जारी दे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कानून है, तो इसमें भी ये ढील दी जाए उसके अनुकूल। लेकिन फिलहाल जो कानून है वो आपको कोहली साहब ने बता दिया। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से संजय गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी ऐसा है, मेरे पिताजी कोविड से संक्रमित हो गए थे, तो मैं गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया था। उन्होंने हमसे 2.25 लाख रुपए मांगे इनिशियली। तो मेरे पास कैश था थोड़ा सा, वहीं पे रिश्तेदार दोस्तों से इकट्ठे करके मैंने 2.25 लाख रुपए दिए। उन्होंने मना कर दिया लेने से, कैश नहीं लेंगे। तो फिर उस समय मेरे पास कैश ही था, मुझे फिर पिताजी को वहां से लाना पड़ा। तो कैश लेने से मना कर दिया। मेरे को बात समझ में नहीं आई, कुछ स्पष्टीकरण वहां से मिला नहीं। कोहली साहब, मुझे लगता है कि ये मामला तब का होगा जब सरकार ने ये ढील नहीं दी होगी, उससे पहले का ये मामला होगा। क्यों, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट आया था तो इसको मीडिया में पूरी खबरें चलाई गई थी और बहुत इसको हाईलाइट किया गया था। मेरे ख्याल 20 अप्रैल के आसपास ही अमेंडमेंट आई थी, हो सकता है उससे पहले लेके गए हो। पहले तो हम गुप्ता जी के पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है और आपको दोबारा अस्पताल की जरूरत ना पड़े। पर अगर किसी भी व्यक्ति को दोबारा अस्पताल की जरूरत पड़ती है 31 मई से पहले पहले, तो आप बाकायदा 2 लाख दे सकते हैं, क्योंकि नहीं तो प्रावधान लक्ष्मण कहता है कि आप चेक से या किसी डिजिटल मोड से पेमेंट करें। पर क्योंकि हड़बड़ाहट में कई दफे लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती है, कोई ऐसा मोड सूझता नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में आपको सबसे आसान कैश ही लगता है उठा के दे दे, इसलिए ये आसानी की गई है। तो हम गुप्ता जी के पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए और ये उम्मीद करते हैं कि अब कभी भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, पर अगर पड़ी तो आप अब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोहली साहब, इस कानून को सिर्फ शब्दों में नहीं देखना चाहिए, इस कानून के पीछे की जो भावना है उसको हमको देखना चाहिए। सरकार ने यह कानून इसलिए लाया कि ऐसे सरकार को शक था कि कई लोग हो सकता है कि पेशेंट से कैश लेना शुरू कर दें, या फिर पेशेंट से कैश में ना भी ले तो ब्लैक को व्हाइट करने का एक जरिया ना बन जाए, क्योंकि कई लोग इस आपदा को नकारात्मक तौर से पर अवसर में तब्दील कर रहे थे। इसलिए सरकार को पैन और आधार वाली शर्तें जोड़नी पड़ी। लेकिन जहां जेन्युइन केस होगा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार वहां पर किसी भी तरह से मरीज या पेशेंट को किसी भी तरह से तंग करेगी। जहां बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कैश के, जहां सरकार को शंका होगी, वहीं पे मुझे लगता है सरकार इस कानून का इस्तेमाल करेगी। क्यों, आपका अनुभव क्या कहता है कोहली साहब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब ये 2 लाख वाला लक्ष्मण, बिल्कुल आप ठीक करें, जब ये 2 लाख वाला प्रावधान लाया गया था तो इसीलिए लाया गया था कि कैश के प्रचलन को रोकने के लिए और कैश के माध्यम का गलत प्रयोग ना हो जाए, इसलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पर मैं समझता हूं कि अब जब आपदा का समय है, मुसीबत का समय है, तो ऐसे समय में जब जान की बनी हो तो कानून अगर बीच में आए तो मुझे लगता है वो थोड़ा अड़चन साबित होता है, इसीलिए शायद सरकार ने ढील दी। चलिए, तो इसमें सबसे पहली बात जो हम और कोहली साहब अपेक्षा रख रहे हैं और कई लोग अपेक्षा रख रहे होंगे, 31 मई की तारीख जो है इस कानून को लेकर के इसको सरकार आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी भी कोरोना को लेकर कई सारे मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और भारी भरकम बिल चुकाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल और आया है सूरत से सुनील देसाई जी का, ये ईमेल के जरिए इनका सवाल है। इन्होंने अपने माता जी के कोरोना के इलाज पर अस्पताल में 60,000 रुपए खर्च किए। इनके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ये जानना चाहते हैं क्या ये 60,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं? क्या प्रावधान कोहली साहब? देखिए सुनील देसाई साहब, अगर आपने 60,000 रुपए खर्च किए हैं और आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। वो ये है कि अगर आपके पास पॉलिसी है तो जो आपने खर्च किया है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तो आपके पास है और आपके माता पिता का नाम उसमें इंक्लूडेड है, तो फिर तो आप इस पैसे को उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। और अगर माता जी के नाम से अलग से पॉलिसी है तो उसके अगेंस्ट क्लेम हो जाएगा। अब मैं एक और सिचुएशन ले लेता हूं लक्ष्मण, मान लीजिए कि माता जी के नाम पॉलिसी नहीं है और इनकी पॉलिसी में माता पिता का नाम इंक्लूडेड नहीं है, तब भी 50,000 रुपए तक आप बाकायदा 80D के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। मेडिक्लेम का इंश्योरेंस जिस प्रकार 80D में क्लेम किया जाता है, इसी प्रकार जो खर्च है किया गया है 50,000 रुपए तक, आप उसको 80D में क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो है, ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं लेना होगा, ये आपको 50,000 रुपए इनकम टैक्स विभाग से आप क्लेम ले सकते हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 50,000 रुपए ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें शायद उम्र की भी एक सीमा है, क्यों कोहली साहब? जी हाँ, बिल्कुल। ये सीनियर सिटीजन के लिए जो मैंने ये बाद वाली बात कही, इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि ये उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो ये मैं इनकी माता जी के लिए बता रहा हूं कि माता जी उसको क्लेम कर सकती है। खुद तो ये, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है, तो ये उनको पॉलिसी का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में क्लेम करना पड़ेगा।
पर माताजी इसको, अगर उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो वो इसको क्लेम कर सकती हैं, और उनका 60 साल से ऊपर का होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि माता जी हैं तो 60 साल से ज़्यादा होंगे ही, तो उनको 50,000 रुपये तक क्लेम करने का प्रावधान है, जैसा एक कोहली साहब ने बताया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में और उठ रहा है कि पिछले दिनों मैं कई लोगों को देखा कि होम क्लिनिक की व्यवस्था शुरू की गई थी कि आप मरीज को लेकर अस्पताल में ना आइए, घर में आकर के हम क्लिनिक लगा देंगे, आपका इलाज कर देंगे। कई लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीद लिया, वो भी 60-70 हज़ार रुपये का आता है। कई लोगों ने पोर्टेबल वेंटिलेटर लिया, तो कई लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया। तो इस पर अच्छी खासी रकम खर्च हुई है, तो क्या इसको एडजस्ट करने या क्लेम करने का कहीं कोई गुंजाइश है क्या कोहली साहब? देखिए, अगर आपने सीनियर सिटीजन अगर हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, और 50,000 रुपए तक खर्च किए हैं और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये शर्तें जरूरी है। पहले सीनियर सिटीजन, फिर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का ना होना जरूरी है, और फिर आपने अगर 50,000 रुपए अपने इलाज पे खर्च किए हैं तो 80D सेक्शन के अंतर्गत आप उसको अपनी इनकम में से चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कर सकते हैं, और कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है तो फिलहाल आपको इस खर्चे के साथ रहना पड़ेगा। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स से जुड़ी कई सारी तारीखों में सरकार ने किया है बदलाव, लेकिन ना करिए उन तारीखों के आने का इंतजार। क्यों, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, पिछले दिनों सरकार ने कोरोना को देखते हुए, कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है, तो इनकम टैक्स से जुड़ी कई सारी तारीखों में सरकार ने बदलाव किया है। तो मैं सबसे पहले तो दर्शकों को यह बता दूं कि तारीखों में जो बदलाव किया गया है, यानी तारीखें बढ़ाई गई हैं, उसके आने तक का इंतजार ना करें। क्यों ना करें ये बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले बताऊं कि कौन कौन सी तारीखों में बदलाव किया गया। कोहली साहब, आप ही बताइए। जी हाँ लक्ष्मण, क्योंकि लॉकडाउन था बहुत सारी स्टेट्स में, और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से देखें लोग लॉकडाउन में थे, तो पहली जो डेट बढ़ाई गई है रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, जिसकी की 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा के 31 मई तक कर दिया गया है। पहला ये हुआ है। उसके बाद एक SFT फाइल करनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ संस्थाएं फाइल करती हैं, जिसकी की डेट 30 अप्रैल होती है, उसको भी बढ़ा के 31 मई कर दिया गया है। फॉर्म 61 में फाइल की जाती है। और तीसरा जो चेंज किया गया है वो सेक्शन 148 जो होता है, जिसके अंतर्गत आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। उस सेक्शन 148 में अगर आपको 1 अप्रैल या उसके बाद, मतलब 31 मई से पहले टाइम दिया हुआ है, तो वो आप 31 मई तक फाइल कर सकते हैं। और चौथा TDS की 194I, 194IA, 194IB, 194M में अगर आपकी TDS की तारीख जो कि 30 अप्रैल है जमा करने की, उसको आप 31 मई तक कह सकते हैं। और आखिरी में अगर आपने CIT अपील्स को अपील फाइल करनी है और आपकी तारीख लैप्स हो रही है 1 अप्रैल या उसके बाद में, आप उसको भी 31 मई तक कर सकते हैं। पर लक्ष्मण, मैं ये मानता हूं, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, उस समय लॉकडाउन चल रहे थे, आज भी लॉकडाउन चल रहे हैं। मैं ऐसी भी उम्मीद कर रहा हूं शायद इन डेटों को और आगे बढ़ाया जाए। अभी पक्का नहीं है, पर आप ये मान के ना चले कि हम इस डेट से आगे जाएंगे, आप मान के चले यही डेट। मैं यही दर्शकों से कहना चाह रहा था कि 31 मई तारीख है और ये मई का महीना चल रहा है, तो आप 31 मई तक का इंतजार ना करें, क्योंकि कई सारी बाधाएं अंतिम समय में आती हैं। लेकिन कोहली साहब, ये 31 मई की तारीख, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार को उम्मीद थी कि शायद कोरोना का जो लहर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 31 मई तक चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी शुरू, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है कि 31 मई से आगे और बढ़ा देना चाहिए? तो कब तक बढ़ा देना चाहिए, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपके पास तो कई सारे क्लाइंट आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हम मई में ऑलरेडी हैं। 31 जुलाई आपको पता है डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। इसके अलावा 31 मई जिन डेटों को बढ़ाया गया वो तो 15 दिन बाद आ ही गई। समझिए लोगों के काम बंद पड़े हैं, ऑफिसेस बंद पड़े हैं, लोगों के सारे सिस्टम्स डाउन है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम पे, पर सारी सुविधा आपको कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लगे होते हैं जिन पे एक्सेस नहीं होता ऑफिस में होने की वजह से। मुझे लग रहा है इन डेटों को सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए। यही नहीं, शायद पर्सनल इनकम टैक्स फाइलिंग की रेट भी शायद आगे बढ़ाई जाए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं।
उम्मीद कर, लेकिन इन उम्मीदों के आधार पर आप इंतजार मत करिए। आप जो सरकार ने तारीख ऐलान किया उसके हिसाब से रिटर्न फाइलिंग या फिर अपनी प्रक्रिया को निपटाइए। एक छोटा सवाल कोहली साहब, लोगों का सवाल इससे पहले मेरा है कि आप चार्टर अकाउंटेंट भी है पेशे से, कई लोगों के संपर्क में, कि चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से क्या कोई खास व्यवस्था की जा रही है क्या, कि लॉकडाउन में भी आप इस तरह के तारीखों का पालन कर सकें, फाइल कर सकें, जो भी चीजें हैं, कुछ सहूलियतें दी जा रही हैं, कुछ विशेष इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्या? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके दफ्तर और उनका जो टीम है वो भी सब घर से काम कर रही है। ये भी एक ऐसा काम है लक्ष्मण, जो कि वर्क फ्रॉम होम काफी हद तक हो सकता है। अगर पुरानी एक समस्या आती है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं टीडीएस के या रिटर्न कंपाइलेशन के, वो उनके दफ्तरों में लगे हुए हैं। कई दफे आप वर्क फ्रॉम होम में उसको एक्सेस नहीं कर पाते, पर ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल हैं, वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनके पास क्वेरीज आ रही हैं। पर मैं समझता हूं लक्ष्मण, इस समय लोगों को जान की और अपने स्वास्थ्य की चिंता इतनी है कि शायद अभी उन्होंने लास्ट डेटों का इतना चिंतन नहीं कर रहे हैं। और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग पहले स्वस्थ हो जाएं। तारीखें और टैक्स तो चलता ही रहता है। चलिए, एक सवाल लेते हैं। ईमेल आया है हमारे पास अनिल मित्तल जी का। दरअसल उनका 17-18 का रिफंड बनता था, रिफंड के इंतजार में थे, लेकिन पता चला कि 2015-16 के किसी डिमांड के साथ इसको एडजस्ट कर लिया गया है। अब इनको पता ही नहीं है कि डिमांड क्या है जिसके साथ एडजस्ट किया गया है, तो क्या करेंगे? देखिए, अभी लक्ष्मण, इसके संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया करीब 1-1.5 हफ्ता पहले। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उस जजमेंट में कहा गया कि अगर वो आपकी जो डिमांड है वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट है, कोई स्टे लिया हुआ है या कोई सर्कुलर निकला हुआ है, तो उसको आप रिफंड को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। पर इसमें अमूमन टैक्स पेयर्स के पास रास्ता ये होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आपकी ये वाला रिफंड पिछली किसी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पीछे उस साल में जाके उस डिमांड को सेट ऑफ कराएं। आप उसको सेट ऑफ करा के इस साल में फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करें और इस साल में उसका रिफंड लें। नॉर्मली ये प्रक्रिया। इससे संदर्भ में हमारे पास लक्ष्मण पहले भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं, तो यही तरीका है। आप जो उस डिमांड को आपको हटवाना पड़ेगा, किस वजह से है, क्या टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लगा, क्या कोई और दिक्कत है वहां पर, उस एनॉमली को हटा के और तब आपका करंट में वो रिफंड प्रोसेस किया जाए। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को निपटा लीजिए, क्योंकि अगर डिमांड लंबा पेंडिंग रहता है तो कई बार पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। अगला सवाल है बरेली से करण वर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण जी बताइए, स्वस्थ हैं, घर में सब लोग सकुशल हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर जी, मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि मेरा स्टील का व्यापार है जो कि दिल्ली में है, और मैं अभी बात कर रहा हूँ बरेली से। अभी क्या है कि मेरी जो फर्म है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिसके बिहाफ पर, जो कि टर्नओवर के बिहाफ पर टैक्स ऑडिट के अधीन नहीं है। बट उसकी फाइलिंग की अंतिम तिथि जो थी वो 31 जुलाई है, और क्योंकि अभी तक जो है सभी को पता है जैसे कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, और मेरे अकाउंटेंट भी अपने गांव चले गए हैं। तो क्या तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद है सर आगे? देखिए करण, ये तो अटकलों की बात है, पर हाँ, जो अभी मुझे परिस्थितियां दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए जो नॉर्मल डेट होती है वही है, और अब हम मई के आधे में आ गए हैं। तो मुझे अभी तक उम्मीद जो लग रही है कि शायद सरकार डेट बढ़ाएगी, क्योंकि जो 3 महीने का समय मिलता है, 4 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब वो समय सिकुड़ के कम हो गया है। तो जो तैयारी का समय मिलता है, तो मुझे लग रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ाएगी। पर मैं आपको सलाह ये दूंगा करण, कि आप इस उम्मीद में कोशिश करिए। आपके अकाउंटेंट साहब गांव गए हुए हैं, वहीं से कहीं से अगर कंप्यूटर उनके पास है तो अकाउंट्स को, खातों को पूरा कर दे। मतलब इस उम्मीद में आप रिटर्न की तैयारी रोकिएगा नहीं। बढ़ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ा तो आप लेट ना हो रिटर्न फाइलिंग में, ऐसी मैं आपको सलाह दूं। बिल्कुल इस उम्मीद में ना रहें कि सरकार बढ़ा देगी, कि हो सकता है ना बढ़ाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि चूंकि हम लोग, हमारे दर्शक बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं, कारोबारी हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी आवाज़ और आप सबकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि ये लोग वाकई टैक्स फाइलिंग के लिए उनको दिक्कत है। तो ऐसे में आपको तारीख बढ़ाना चाहिए, और अगर सरकार सुनती है हमारी आवाज़ को तो हो सकता है तारीख बढ़ाए भी, लेकिन आप उसका इंतजार ना करें। आप अपनी कोशिश करते रहें कि तय तारीख से पहले ही रिटर्न फाइलिंग या दूसरी प्रक्रिया निपटा दें। फिलहाल वक्त है छोटे से
से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि जीएसटी की कई सारी तारीखों में किया गया है बदलाव, आखिर किन किन बातों का रखना आपको ख्याल। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स और इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का, और उसके जवाब दे रहे थे हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब। अब बारी है जीएसटी जुड़े सवालों पर चर्चा करने की। जीएसटी पर आपके सवाल लूं, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं कोहली साहब से पूछना चाहूंगा। कोहली साहब, इनकम टैक्स में जिस तरीके से तारीखों में बदलाव किया गया, उसी तरीके से जीएसटी से जुड़ी कई सारी तारीखों में बदलाव किया गया। हालांकि लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त तो बताएं कि वो तारीखें क्या क्या हैं जिसमें बदलाव किया गया है। जी हाँ लक्ष्मण, बिल्कुल लॉकडाउन है तो तारीखों में बदलाव करना स्वाभाविक था। 5 करोड़ तक जो व्यापारी हैं और 5 करोड़ से ऊपर के व्यापारी हैं, 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं। जो 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है उनको 15 दिन फालतू दिए गए हैं। जो उनका फॉर्म 3B फाइल होता है, 15 दिन तक उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। 15 दिन बाद 9% लिया जाएगा, जो वैसे 18 लिया जाता है, और उसके बाद फिर 18 लिया जाएगा। इसी प्रकार जो 5 करोड़ से ऊपर के हैं उन लोगों को ग्रेस पीरियड नहीं, पहले 15 दिन में 9%, उसके बाद 18%। इस प्रकार जो GSTR 1 है उसमें 15 दिन का ग्रेस दे दिया गया। संक्षिप्त में तो कुछ ऐसा समझिए कि आपको 15 दिन का बेसिकली ग्रेस मिला है, कुछ रियायत आपको इंटरेस्ट में मिली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस 15 दिन के ग्रेस पीरियड को भी सरकार आगे बढ़ाए, क्योंकि कारोबारियों को अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है, तो कई जगह कोरोना से लोग पीड़ित हैं। तो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे फिर से गुजारिश होगी कि इन तारीखों का पालन करिए। फिलहाल एक फ़ोन कॉल पर सवाल आया हुआ है नोएडा से अरुण कुमार जी का। अरुण जी, बताइए क्या सवाल है आपके। जी, हमारा बिजनेस है एक, और कर्फ्यू के चलते ना हम अप्रैल की जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं। हम पर कोई पेनल्टी लगेगी और हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ अरुण जी, जो अभी तारीखों का बदलाव जिनका जिक्र किया गया, मार्च और अप्रैल दोनों महीने की रिटर्न्स, जो कि आपको पता होगा GSTR 3B जाती है 20 तारीख तक, GSTR 1 जाती है 11 तारीख तक। दोनों में 15-15 दिन का रिलैक्स किया गया है, डेटें आगे बढ़ाई गई है। और ब्याज भी आपसे जो पैनल इंटरेस्ट लिया जाता है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड, उसके बाद कंसेशनल पेनल इंटरेस्ट लगेगा 9%, फिर 18%। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर पहले 15 दिन 9% और फिर 18%। कुल मिला के 15 दिन का है मार्च और अप्रैल दोनों रिटर्न्स के लिए। हो सकता है जैसा लक्ष्मण ने कहा, अभी जो परिस्थितियां हैं, शायद सरकार इसको और आगे बढ़ाने का सोचे। बिल्कुल, हाँ। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या जीएसटी जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार।